अगर बिल गेट्स ने अगर विंडो दिया तो स्टीव जॉब्स ने आपको आईफोन दिया, मार्क जकरबर्ग ने आपको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए फेसबुक दिया, यहां तक कि एलन मस्क वो इलेक्ट्रिक कार दे रहा है, स्पेसशिप में आपको ले जाने की बात करता है। अगर आप हिंदुस्तान के बिलियनियर्स को अगर आप देखेंगे तो जरा पूछिए इनसे कि इन्होंने नई चीज क्या की, कौन सा ब्रांड बनाया है जो ग्लोबल ब्रांड कह सकते हैं। फेसबुक तो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे आपको फेसबुक का नाम मिलेगा, यहां तक को आपको कोक का भी नाम मिलेगा, पेप्सी का भी नाम आपको मिलेगा। आप चाइना के अगर आप ग्रेट वॉल पर पहुंचेंगे वहां भी आपको पेप्सी मिल जाएगा, मैकडोनल्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, KFC आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इन लोगों ने ग्लोबल ब्रांड्स बनाए और फिर वेल्थ का क्रिएशन किया। हमने कोई ग्लोबल ब्रांड हमारे पूंजीपतियों ने नहीं बनाया। अमेरिका का CNN है, अल जजीरा है, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं। हिंदुस्तान के अंदर अल जजीरा क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर CNN क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर BBC क्यों नहीं बना। BBC लंदन का ब्रांड है, CNN अमेरिका का ब्रांड है, अल जजीरा दोहा का ब्रांड है, लेकिन हम यहाँ बैठ के सुनते हैं, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। कितने लोग हैं जो अमेरिका में बैठ के जो हिंदुस्तानी नहीं है वो हिंदुस्तान के किसी चैनल के बारे में बात करते हैं, जिनको देखना उनके लिए एक बड़े बड़े प्रेस्टीज का सवाल होना चाहिए। हम 70 साल में ऐसा एक भी जर्नलिज्म का संस्थान नहीं बना पाया, ब्रांड नहीं बना पाया जिसकी ग्लोबल रीच हो। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बनाना है। CNN 10 साल तक एक एनोनिमस ब्रांड था, कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन जब गल्फ वॉर हुआ 1991 में तो उसकी रिपोर्टिंग ने उसको दुनिया के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। उसकी रिपोर्टिंग से हम सहमत असहमत हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का एक सबब है। इसलिए YouTube पे भी सिर्फ पैसे कमाना एक धंधा रह गया है और कुछ बहुत बड़े पत्रकार बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। एक यूट्यूबर्स वो हैं, एक जर्नलिज्म वो है जो सुबह उठते हैं और सिर्फ राहुल गांधी को गाली देते हैं, सिर्फ विपक्ष को गालियां देते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। दूसरे वो हैं जो सुबह उठते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, सिर्फ मौजूदा सरकार में खामियां खोजते हैं और नहीं हो तो उसका इन्वेंशन करते हैं, उसका आविष्कार करते हैं। दोनों ही गलत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, पत्रकारिता का मतलब क्या है? वैसे कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सोशियो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है उसमें कोई आदमी उदासीन नहीं होता। निष्पक्ष होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सबका एक पक्ष होता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम निष्पक्ष होने के लिए दोनों वर्जन डालें। अगर मोदी सरकार से अगर हमें कोई दिक्कत है तो उनका भी पक्ष रखें और जो दूसरा पक्ष है उसको भी रखें। दरअसल यही पत्रकारिता है। और उसके बाद अगर हम कोई ओपिनियन पीस लिख रहे हैं तो उस पर अपनी राय को डालें। रिपोर्टिंग में कम से कम इन सब चीजों का हम ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब टीवी चैनल्स पे होते हैं तो आप बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े वोलेटाइल होते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मेरे कई वीडियोस वायरल हुए जिससे मैंने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। लेकिन जब आप सत्य हिंदी पे होते हैं तो बड़े सौम्य दिखाई पड़ते हैं, शांत दिखाई पड़ते हैं, आप दोनों के पक्षों को लाने की कोशिश करते हैं। ये राज क्या है? मैंने कहा राज कुछ नहीं है, मेरे दो किरदार हैं। एक किरदार वो है जब मैं किसी टीवी चैनल की डिबेट में जाता हूं तो वो एक किरदार है, वहां मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी राय रखूं, तो मैं अपनी राय रखता हूं। लेकिन जब मैं मॉडरेट करता हूं, जब मैं एंकरिंग करता हूं, तो मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं लोगों की राय उनसे निकालूं ताकि बातचीत का एक सिलसिला बने और लोगों को दोनों पक्षों का या जितने पक्ष हैं उसका अंदाजा लगे। अगर आप YouTube में अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई एडिटोरियल लिख रहे हैं, जैसे आजकल 10 मिनट के अंदर लोग अपनी बातों को रखते हैं, तो फिर आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और आपको रखना भी चाहिए उसको। लेकिन जो बात में यहां इंपॉर्टेंट है वो ये कि जर्नलिज्म और YouTube ये दो अलग अलग चीजें हैं। YouTube में रहते हुए भी
आप अच्छा जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म के नियमों का पालन करते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना जर्नलिज्म नहीं है, क्योंकि जब कोई कैमरे के सामने जब कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है तो वो एज इट इज अखबार में नहीं छपती या एज इट इज टीवी पे नहीं आता। सबसे पहले वो डेस्क पर सबसे पहले अपने जो रिपोर्टर है वो अपने ब्यूरो को रिपोर्ट फाइल करता है, जहां उसके सीनियर्स होते हैं, वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो वापस रिपोर्टर से बात करते हैं, भाई इसमें 3 चीजें और डाल दीजिए, इसमें ये इनका रिएक्शन नहीं, वो उसको भी डाल दीजिए। जब उनको लगता है कि रिपोर्ट मुकम्मल है तब वो रिपोर्ट डेस्क पर जाती है। फिर डेस्क पर सीनियर आदमी उसको देखता है, उसकी कतरबियों करता है, उसकी भाषा को बेहतर करता है और फिर उसकी हेडलाइन बनाता है और फिर वो आगे जाता है किसी और सीनियर एडिटर के पास, न्यूज एडिटर के पास, एसोसिएट एडिटर के पास। और जब वहां से वो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं अब ये रिपोर्ट मुकम्मल है, जिसमें कोई तथ्यात्मक गलतियां नहीं है, जिसमें भाषागत दोष नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे कि कहीं कोई रिएक्शन हो गई या कहीं कोई गलत मैसेज जाए। अक्सर दंगों की रिपोर्ट में ये होता है। जब पूरा एडिटोरियल डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाता है कि नहीं अभी ठीक है, अभी जाने लायक, अभी जनता की भी जाने लायक, तब वो रिपोर्ट हो जाती है। अभी यूट्यूब में क्या हो रहा है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तथ्य है नहीं है, भाषा का सौंदर्य है नहीं है, कोई चेक नहीं उसकी। तो जर्नलिज्म का मतलब ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ये संभव है कि आप अकेले हो और आप जर्नलिज्म करना चाहें, आपके पास 4-5 लोगों की टीम ना हो तो भी आप कर सकते हैं। आप जिस पे करना चाहते हैं पहले उसके बारे में खूब अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। आज की गूगल का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप गूगल कर लीजिए। गूगल में भी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसे सोर्स को आप कोट मत करिए जो ऑथेंटिक ना हो। ऐसा कोई सोर्स मत उठाइए जो ऑथेंटिक नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर संदेह है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हैं तो ऑथेंटिक है, इंडियन एक्सप्रेस ऑथेंटिक है, द हिंदू ऑथेंटिक है, CNN ऑथेंटिक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है, CBC ABC ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आप किसी IB24 को अगर आपने, कौन है किसी को नहीं मालूम, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो सोर्स की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हर किताब से आप कोट नहीं कर सकते, कुछ किताबें हैं जहां से आप कोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपना पब्लिकेशन निकालते हैं और फिर वो किताब छाप देते हैं। जब आप किताब भी लिखते हैं तो जो ऑथेंटिक किताब लिखते हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो कई बार, जैसे मैंने अगर कोई किताब लिखी, मैंने तो जब किताब लिखी तो सिर्फ जो मैंने लिखा वो एज इट इज पब्लिश नहीं होता, उसके एक एक तथ्य को जो एडिटर होता है वो चेक करता है, टू एंड फ्रो मेरे पास भेजेगा कि भैया आपने क्यों किया, इसका सोर्स क्या है। वो मुझसे भी पूछता है, जानता है कि मैं गलत नहीं करूँ, फिर भी मुझसे पूछता है। 3-4 बार होता है। जब पब्लिकेशन कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये हाँ अब ये ठीक है, अभी जाने लायक है, तब वो इस प्रोसेस को आप अकेले अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेस से खबरें लीजिए जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है। कोई भी अननोन सोर्स से आप मत उठाइए। और अगर आप अननोन सोर्स से अगर आप कोई खबर उठाते हैं, क्योंकि गूगल का जमाना है, क्योंकि आज ट्विटर सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो जो उठाते हैं उसको क्रॉस चेक करिए कि जो बात यहां पे आ रही है अच्छी है, बट क्या बाकी और सोर्स भी इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। अगर मान लीजिए जो बात आपने ABC से निकाली और आपको अच्छी लग रही है, चेक करिए क्या हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात है, क्या इंडियन एक्सप्रेस में ये बात है, क्या आज तक ये बात कह रहा है। और ये जो हिंदी जर्नलिज्म के जो, माफ करिएगा मैं हिंदी का पत्रकारिता पूरी जिंदगी में रहा, हिंदी जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज 10%। कोशिश करिए हिंदी का सोर्स मत यूज करिए। लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, मैं जानता हूं इस बारे। आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी के अखबारों का नाम, ऐसा नहीं कि वो खराब है, लेकिन वहां अभी भी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वो जो रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म है, वो जो जिसे कहते हैं ना कि आप एक तथ्य को कंफर्म करने के लिए जिस तरीके की मेहनत चाहिए, जिस तरीके के रिगर्स चाहिए, वो थोड़े कमजोर है वहां पे। तो थोड़ा सा भटका, लेकिन फिर भी आप
तीन चार जगह से कंफर्म कर लीजिए। जिस अखबार को आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है उससे का कंफर्म कर लीजिएगा। जब तीन चार जगह से कंफर्म हो जाए और मान लीजिए वो कहीं और नहीं आ रही, सिर्फ एक ही सोर्स पर है, लेकिन आप अननोन सोर्स है, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन लगती है कि अच्छी खबर हो सकती है, इसको डेवलप किया जा सकता है, तो फिर आप कोशिश करिए वो कहां से खबर निकले। अगर फिरोजाबाद से खबर निकली है तो वहां पे कोई डीएम एसपी कोई तो होगा, वहां के लोकल किसी पत्रकार से बात कर लीजिए जिसको आप समझते हैं, वहां के जो लोकल ऑफिसर उससे बातचीत कर लीजिए, और फिर एक आदमी से बात करिए, दो तीन इस तरह बात करिए, फिर कंफर्म अगर हो जाए तब उस खबर को ओन करिए। दूसरी बात, यूट्यूब में अगर आप हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो इस रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। भाषा को एक कॉपी आपने लिखी, उस कॉपी को लिखने के बाद 3-4 बार खुद पढ़िए उसको कि कहीं भाषा का दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई वर्तनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि अरे तो बड़ा बुरियत काम है, उस कॉपी को उठाइए, एक कोने में रखिए, बाहर जाइए, वॉक करिए, पान वान खा के आइए, सिगरेट पी के आइए, अगर आप शौकीन है उसके, चाय पी के आइए, 10-15 मिनट के बाद फिर वापस लौटिए, फिर उस कॉपी को देखिए, तो आपके अंदर एक नई नजरिए से आप देखेंगे। फिर आपको लगता है वो गलत होता है। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू किया तो साप्ताहिक हिंदुस्तान था, मृणाल पांडे एडिटर थी, मैं बिल्कुल यंग था, ट्रेनी रिपोर्टर था। वो जब अपना एडिटोरियल लिखती थी तो मुझे देती थी, जरा देख लेना इसको। वो तो खुद संपादक थी, इतना बड़ा नाम था, हिंदी की का इतना बड़ा हस्ताक्षर था, वो अपनी कॉपी मुझे क्यों देती थी? क्योंकि दुनिया का हर कॉपी को एक सेकंड लुक की जरूरत हो। तो मैं तो डर गया जब पहली बार उन्होंने कॉपी दी। बोला नहीं, तुम सब एडिटर हो, तुम्हारा काम है मेरी कॉपी को भी उसी नजर से देखना जैसे तुम दूसरी कॉपीज को देखते हो। मैं एडिटर हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कॉपी दूसरी नजर से गुजरेगी, तीसरी नजर से गुजरेगी तो बेहतर होगी। हो सकता है मैंने लिखते समय कोई गलती, ये उनका कहना, मृणाल पांडे ने कहा कि हो सकता है ये मैंने लिखते समय कुछ गलती की हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारी नजर से गुजरना जरूरी है। तुम ये मत सोचो कि तुम ट्रेनिंग हो और मैं संपादक। तो कई बार मैं पॉइंट आउट करता था कि मैडम ये यहां पे ये दिक्कत हो, हाँ ठीक है काट दो। ये कहती थी वो, मैं ट्रेनिंग था लेकिन मैं क्योंकि कॉपी एडिट करता था। क्यों? ये रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म। अब आप अकेले हैं, 10 मिनट बाद आइए ना, उसी कॉपी को दोबारा पढ़िए, आपको उसी कॉपी में 10 गलतियां दिखाई पड़ेगी। जब मैं लिखता हूं एक झूठ पे, तो लगता है दुनिया का सबसे अच्छा लेखन तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही शेक्सपियर हूं। लेकिन 10 मिनट के बाद जब मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब तो कोई लिख ही नहीं सकता, इतना खराब लिखता हूं मैं। फिर मैं उसमें दुरुस्त करता हूं, क्योंकि 10 मिनट बाद आपका दिमाग ठंडा हो गया। अब आप एक निष्पक्ष भाव से, उदासीन भाव से आप उस कॉपी को देख रहे हैं। तो जब आप उस कॉपी को देखेंगे तो आप उसमें बदलाव करेंगे। फिर 5 मिनट बाद फिर वापस उस कॉपी को पढ़ें। 3 बार अपनी कॉपी को पढ़ने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इसमें किसी तरीके की तथ्यात्मक गलती नहीं है, भाषा भी ठीक है, हम जो कहना चाहते हैं वो बात कह चुके हैं, तब आप उसको कैमरे के सामने बैठिए और फिर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करना ये भी एक आर्ट है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुआ करते हैं। आप अकेले हैं, आप एक काम करिए, आप उसको रिकॉर्ड करके सुनिए, जहां कहीं खटक रहा हो वहां पे निशान लगा, यहां पे हम खटक रहे हैं, यहां पे हम अटक रहे हैं, यहां पे कुछ दिक्कत हो रही है, फिर उसको कॉपी में निशान लगा के फिर दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा से रिकॉर्ड करिए। बेस्ट वॉइस ओवर होता है जब आप रिकॉर्ड करिए अकेले। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप घर में हैं अकेले, बाथरूम अगर आपके पास से शीशा लगा हुआ है, तो कॉपी को लीजिए, शीशे के सामने आप अपने को जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से। जोर जोर से का मतलब चिल्लाना नहीं, जोर जोर पढ़िए उसको। आपको अपनी आवाज अपने कानों में इको करेगी, आपको लगेगा कि यहां पे ये कर्कश हो गया, यहां पे जो बात मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो बात नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे आपका धड़का भी खुलेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग ना, धड़का खुला कि नहीं खुला। कभी कभी कुछ लोग सामने बातचीत के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जैसे कैमरे के सामने आते तो नर्वस हो जाते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करके खुद को सुनेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार यहाँ दिक्कत हो रही है, इसको बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है,
जो दुनिया के अच्छे एंकर्स हैं, हिंदी में भी बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेजी में भी हैं, उनको सुनिए वो किन शब्दों पे जो है वो जोर देते हैं, कहाँ पे वो अपना रुकते हैं, कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ पॉज देना चाहिए, ये सब उनसे सीखिए। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। और आखिरी चीज ये है, किसी को कॉपी मत करिए, किसी को कॉपी मत करिए। प्रणय राय का अपना स्टाइल है, वो बहुत ही आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के किसी से गप मारने का स्टाइल है उनका, बहुत ही डिग्निफाइड, वेरी पॉइज्ड। लेकिन करण थापर ऐसा लगता है जैसे आदमी के मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे उसकी जबान। करण थापर, प्रणय राय दोनों ही इंपैक्टफुल है, लेकिन एक इंपैक्टफुल अपनी डिग्निटी में, दूसरा इंपैक्टफुल अपने एग्रेशन में। दोनों की दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। कभी किसी को कॉपी मत करिए। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र नहीं हो सकते। जिस तरीके से धर्मेंद्र चिल्लाते हैं वो अमिताभ बच्चन नहीं चिल्ला सकते, उनके साथ कुत्ते वो नहीं कर सकता अमिताभ बच्चन। लेकिन धर्मेंद्र भी 30-40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 2 नंबर 1 की स्थिति में, और अमिताभ बच्चन, दोनों का स्पेस है। तो अपनी स्टाइल को कभी भी मत खत्म करिए। जो आपका स्टाइल है वही आपकी पूंजी है। आप अगर करण थापर ने अगर प्रणय राय की नकल करने की कोशिश की होती तो कभी करण थापर नहीं बन पाते, प्रणय राय ने अगर करण थापर की नकल करने की कोशिश की होती तो कभी नहीं बन पाते। क्योंकि जो मेरा है वही मेरा है। और आखिरी बात मैं कहूंगा, हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखिए। एक, आपका टैलेंट किस चीज में है, बोलने में है या लिखने में? लिखने में, साहित्यिक लेखन में आपका टैलेंट है या रिपोर्टिंग में आपका टैलेंट है? बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे कहते मैं एंकर बनना चाहता हूं। हर आदमी एंकर नहीं बन सकता, शाहरुख खान हर आदमी नहीं बन सकता, वो टैलेंट है। लेकिन संजय लीला भंसाली भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, आप अपने आप को धोखा मत दें। अगर आपके अंदर लेखन का शौर नहीं है तो फिर नहीं है, उसमें फोकस। लेकिन ये आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं क्या हूं। मैं अच्छा लिख सकता हूं या मैं अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता हूं, यह आपको तय करना। मैं नहीं बता सकता। खुद इस बारे में अपने से अंडरस्टैंड करिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके पास कम से कम अगले 5 साल का प्लान होना चाहिए कि अगले 5 साल बाद मुझे क्या करना है। ये नहीं कि आज शौक से जर्नलिज्म में चले और कल छोड़ दिया, या आपको पता ही नहीं है आप 5 साल बाद आपको कहां जाना, आपको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं। तो अगले 5 साल की योजना आपके दिमाग में होनी चाहिए, और तब आप उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, आपको पैशन लाना पड़ेगा, गलत तरीके से नहीं। मान लीजिए आपने कई ट्रेडी रिपोर्टर है, तो 5 साल बाद आपके अंदर कोई तो महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। 5 साल बाद क्या होना चाहते हैं आप? सीनियर रिपोर्टर होना चाहते हैं, सीनियर एडिटर होना चाहते हैं, सीनियर सब एडिटर होना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए कुछ तो कोशिश करेंगे ना, टारगेट बेस करके कोशिश तो करेंगे। तो 5 साल बाद आप क्या होना चाहते हैं, आपके दिमाग में योजना भी होनी चाहिए। वो 5 से 7 साल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो योजना भी दिमाग में। तो करियर प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब में अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब कोई नया जानवर नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं जो जर्नलिज्म के जो सिद्धांत हमको पढ़ाए गए, सिखाए गए, वैसे आज भी। और इस बात को बिल्कुल किसी मुगालते में मत रहिएगा कि आप किसी जर्नलिज्म की से आपने कोई कोर्स नहीं किया, किसी मुगालते में मत रहिएगा। कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया संस्थान आपको नहीं बना सकता पत्रकार। जितने बड़े पत्रकार हुए हैं अभी तक, कम से कम जिनको मैं जानता हूं, उनमें शायद ही कोई किसी मीडिया संस्थान में गया। इसलिए इसको लेकर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स मत बना। वो कहते हैं ना कि नेट प्रैक्टिस कितना भी कर लीजिए,
लेकिन जब वो पैट कमिंस की बॉल आएगी तो खेलना तो आप ही को पड़ेगा ना, विराट कोहली को खेलना पड़ेगा ना, नेट प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता। तो मीडिया संस्थान आप सिद्धांत बता सकते हैं, मैं आप खड़ा होकर आपको बोल सकता हूं, लेकिन आपको तो खुद अपना अन्वेषण करना होगा। तो इसलिए रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करिए यूट्यूब में रहते हुए भी, और ये बहुत अच्छा मौका है आपके सामने। दुनिया में इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता है। ऐसे वक्त पे जब आप अपने एक छोटे से कमरे में बैठ के आप एक साथ न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन एक साथ कनेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं। और आखिरी बात, लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो ये नहीं कि जिस दिन ग्रेजुएशन में आपने कर लिया उसके बाद से आपकी किताब देखने बंद कर दिया। जो मैं उसको पत्रकार नहीं मानता जो सुबह उठ के कम से कम 10 अखबार नहीं पढ़ता। 10 घंटे लगेंगे 10 अखबार पढ़ने? क्या सन्नाटे में आ गए आपको? 10,000 अखबार कैसे पढ़ेंगे? कोई बड़ा 1 घंटे के अंदर आप 10 अखबार पढ़ सकते हैं। पहला अखबार वो उठाइए जो आपको पसंद है, उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ डालिए। पढ़ते क्या होगा, हर आदमी अपनी रुचियों के हिसाब से खबरों को देखता है ना, आप शुरू से अंत तक पढ़े। उसके बाद के बाकी के जो अखबार हैं उन अखबारों में आपको जो अलग चीज नजर आती है वो आप पढ़ते हैं। जो आप पढ़ चुके हैं उसको क्यों रिपीट करें? अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं तो 10 अखबारों के चयन में, 10 नहीं कम से कम 6 अखबारों के चयन में इस बात का ख्याल रखें उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं उसमें कवर है। उसमें एक हिंदी का अखबार, उसमें एक हिंदी का भी अखबार हो तो अच्छा है। उसमें एक तमिलनाडु का अखबार हो जो साउथ इंडिया की खबरों को कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट का अगर पश्चिम बंगाल का हो वहाँ की खबरें कवर करता है। अगर आप गुजरात का एक अखबार हो या वहाँ से जुड़ा हो कोई अखबार जो उसको कवर करता है, और एक नॉर्थ इंडिया का अखबार है, तब तो आप उन्हें अचानक किसी ने पूछ दिया कि तमिलनाडु में, आपको पता ही नहीं। उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय अखबारों में होगा, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उसको दक्षिण का अखबार कवर करेगा उस शिद्दत के साथ नॉर्थ का अखबार नहीं कवर करता, दिल्ली का अखबार नहीं कवर करता। तो अखबार अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं सुबह उठ के, अगर आप आंख बंदने के साथ अगर आपके अंदर अखबार पढ़ने का जज्बा नहीं है, अरे चाय पी लेंगे फिर पढ़ेंगे, या बाथरूम धोएंगे तब पढ़ेंगे, तब आप पत्रकार नहीं लीजिए। सुबह उठने के बाद जो पहला काम होना चाहिए वो दरवाजे पे जाइए और अखबार उठा के लाइए। जब आप इस आदत में पहुंच जाएंगे तब आप पत्रकार हैं। मुझे 30 साल हो गए, सुबह उठने के बाद पहला काम मैं सिर्फ अखबार उठाने की बात करता हूं। या नहीं तो आपके पास ये फोन है ना, 4-5 अखबार इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बाथरूम में बैठे वहां तो कोई काम करते नहीं, आप वहीं आप इंडियन एक्सप्रेस खोल के पढ़ना शुरू, सबके ई पेपर्स हैं। तो अखबार पढ़ेंगे तो लगा आपका होमवर्क, कंटिन्यूअस होमवर्क होता है। और उसके साथ साथ जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई किताबें जरूर पढ़ें। मैंने अब आज तक पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैं साइंस ग्रेजुएट, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसके बाद मैंने फिलॉसफी में एमए किया, फिर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गया। कभी मैंने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था इसलिए स्वाध्याय मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी। आज भी कंटिन्यूअसली मैं अपने आप को एनरिच करने की कोशिश करता हूं। पॉलिटिक्स से जुड़ी किताब अगर अमेरिका में आई तो उसको लेने की कोशिश करता हूं। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। और आखिरी बात, ट्विटर, फेसबुक से खबर मत उठाइए। वहां से वही खबर उठाइए जिसका सोर्स ऑथेंटिक है, नहीं तो आप किसी दिन पकड़े जाएंगे, गलती करेंगे और फिर आपको जेल जाने की नौबत आ जाएगी। फेक न्यूज को लेके अब बहुत दुनिया में पूरी जगह एक रिगरस कानून बनने लगे। वो मजे लीजिए, ट्विटर में जाके मजे लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं। फेसबुक और ट्विटर में भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दुनिया के जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं या जो बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको फॉलो करिए। वो क्या लिख रहे हैं वहां से अपने आप को एनरिच करिए। और फेसबुक में भी वही करिए, लेकिन फेसबुक से खबरें मत उठाइए। अगर उठा रहे हैं तो 10 बार कंफर्म करिए। सब गार्बेज है। वो जो बाइडेन ने बोला ट्रंप के बारे में, सब गार्बेज है। वहां मजे लीजिए वहां। चलिए, मैंने काफी कुछ बोल दिया। मुझे लगता है आप लोगों के सवाल बहुत सारे होंगे, तो आप